मेरा आपसे सवाल है कि क्या लोकशाही है? क्या वर्तमान में हमारे यहां प्रजातंत्र है? आज हमारा प्रजातंत्र ही प्रश्न के घेरे में है। आज हमारा लोकतंत्र एक चक्रव्यूह के घेरे में है। कौरवों की सेना इंतजार कर रही है और पता नहीं कितने अभिमन्यु का खून ये धरती लेगी, लेकिन इस चक्रव्यूह से इस लोकतंत्र को बचाना होगा। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र बाद में आता है, पहले संविधान आया। इस संविधान ने लोकतंत्र के मायने बताए। इस संविधान ने बताया लोकतंत्र क्या होता है। नहीं तो सालों गुलामी में जीने वाला ये देश मात्र अपने अतीत गौरव और इतिहास पे इतराता था और उसका वर्तमान लगातार गुलामी में, कभी आक्रांताओं की गुलामी तो कभी ब्रिटिशर्स की गुलामी, कभी सामंतों की गुलामी तो कभी जमींदारों की गुलामी। लेकिन लोकतंत्र भी हो सकता है। भिखारी को राजा बनाने का भी एक तंत्र है। और उस लोकतंत्र का जन्म तब हुआ जब संविधान बना। और संविधान यूं ही नहीं बना। यह ऐसा नहीं था कि बाबा साहब रात को बैठ गए, सुबह तक लिखते गए और संविधान बना। वो इतने बड़े विदुषी ने सालों मेहनत की, पूरे विश्व के बेहतरीन संविधानों का अभ्यास किया। उसके बाद भारतीय समाज को पढ़ा गया। भारतीय समाज के अनुसार एक ऐसा संविधान ढाला जो शायद विश्व का बेहतरीन संविधानों में से एक माना गया है। लेकिन जब 26 नवंबर 2049 को संविधान सभा में संविधान को अंगीकार किया और फिर आगे 26 जनवरी 2050 को भारत के ही जनता ने अपने आप को ये संविधान समर्पित कर इस संविधान के तहत भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ। उसके पहले तो ये अलग अलग राज्यों का एक समूह था, लेकिन इसे भारत की पहचान यदि किसी ने दी होगी, वर्तमान भारत पे जो हम इतराते हैं, आज के बच्चे जो कहते होंगे कि हमारा भारत देश है, उसका जन्म मुझे मेरे हिसाब से तो संविधान लागू होने के बाद ही हुआ। उसके पहले तो अलग अलग राजाओं के अलग अलग कुनबे थे और सबने तय कर लिया था कि हम एक सरकार के नीचे काम करेंगे। लेकिन वो सरकार कैसी होगी, क्या करेगी, आम आदमी के अधिकार कैसे होंगे, लोकतंत्र कैसा होगा। तो जब ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जब ये अंगीकार हुआ, तो अपने उस भाषण में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते बाबा साहेब आंबेडकर ने कुछ बातें कही थी। और उस बातों को सुनने के बाद और वर्तमान परिस्थिति देखने के बाद लगता है कि क्या बाबा साहब को यह मालूम था कि इस देश में 75 साल बाद ये होगा। देश की आज़ादी के 75 साल, जिसे हम अमृतकाल कहते हैं, उस अमृतकाल में इस देश में विष परोसा जाएगा। क्या बाबा साहब को इसका डर था? और वहीं बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र के कुछ खतरों की तरफ मैं संकेत करता हूं। मुझे डर है कि कहीं इस देश पे आने वाले समय में इसी लोकतंत्र के द्वारा तानाशाह स्थापित न हो जाए। इस भर या डर के पीछे व्यक्ति पूजा की भावना, घोर असामाजिकता या घोर सामाजिक असमानता और जातीय विभेद, इसका विवेकपूर्ण अभ्यास उन्होंने किया था। क्योंकि 1947 में जब वो कानून मंत्री बने, तब उन्होंने कानून मंत्री के हैसियत से जब इस देश को देखा, इस देश की चीज़ों को देखा, तो उन्हें लगा कि क्या हम जिस लोकतंत्र को, जिस संविधान को मैंने रखा, यही संविधान क्या किसी तानाशाह को जन्म देगा। ये बाबा साहब के शब्द थे। कोई कहेगा तो फिर क्या बाबा साहब ने गलत संविधान बनाया था? बाबा साहब ने संविधान गलत नहीं बनाया था। बाबा साहब ने संविधान भारत के नागरिकों के लिए बनाया था। लेकिन क्या वो नागरिक इतने
गुणी होंगे कि आने वाले समय में किसी व्यक्ति की पूजा करते करते उसे भगवान मानने लगेंगे। उस व्यक्ति की पूजा करते करते सारा देश माने वो व्यक्ति हो जाएगा, संविधान माने वो व्यक्ति हो जाएगा, कानून माने वो व्यक्ति हो जाएगा, और एक पागल इस देश पे ऐसा हावी होगा कि आज हमें संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक पत्रकार का काम भाषण देना नहीं है, मैं उद्बोधक नहीं हूं। मेरी बहन वकील है, मैं टेलीविजन पे बोलता हूं, हम 2-2, 3-3 मिनट की हमारी बाइट्स होती है, लेकिन ये जन जागरण का काम क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी लग रहा है कि 2024 में यदि यही सत्ता वापस आएगी तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि यह संविधान समाप्त होगा। जिस दिन ये सरकार वापस आएगी 300 पार, उस दिन संविधान समाप्त होगा, मनुस्मृति लागू होगी, और फिर ना चुनाव होंगे, ना लोकतंत्र होगा, ना बाबा साहब का फोटो होगा, ना हम और आप होंगे। फिर होंगे गुलाम। जो वर्ण व्यवस्था, जो सनातनी धर्म की तथाकथित वर्ण व्यवस्था थी, और जिस वर्ण व्यवस्था ने इस समाज को पूरा खंगाल डाला था, वो क्या वर्ण व्यवस्था वापस आने वाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन सभा में कहते हैं कि विपक्ष कहता है कि मैं संविधान खत्म कर दूंगा, डराते हैं। डरा नहीं रहे हैं मोदी जी। आपके पिछले 10 सालों के कामों का यदि हमने पूरा एक बार रेफर किया, किताब पलट के देखी, तो आपने ऐसा कौन सा काम है जो संविधान को ध्यान में रखते किया? मुझे बहुत आशा थी जब दूसरी बार चुनाव जीत के आए और जब लोकसभा में आए सेंट्रल हॉल में, तो सबसे पहले उन्हें संविधान के सामने नतमस्तक होके अपने चेयर पे विराजमान हुए। तब मुझे लगा कि ये आदमी शायद अब 5 साल बाद कुछ सुधर गया होगा, तो शायद संविधान की इज्जत करेगा। लेकिन आज 2023 में मुझे लगता है कि वो संविधान के सामने इसलिए नतमस्तक हो गए थे कि ये दूसरी बार आया हूं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम चले जाओ, अब संविधान भी मैं हूं, प्रजातंत्र भी मैं हूं, लोकतंत्र भी मैं हूं। क्या इस संविधान में जो 4 स्तंभ की बात करते हैं, स्तंभ 3 हैं। एक स्तंभ तो स्वयंभू खुद को ही स्तंभ बोलते हैं। एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है। ये तीनों अपने अपने इंडिपेंडेंट है और तीनों एक दूसरे पे अंकुश रखते हैं। ये तीनों भाई हैं जो एक दूसरा कोई कमजोर पड़ता तो दूसरा भाग के जाके उसको मदद करता कि नहीं, इस संविधान की ध्वजा को नीचे नहीं आने देना है, इस संविधान के महत्व को कभी कम नहीं होने देना है, चलो एक दूसरे का साथ पकड़ के। लेकिन हो क्या गया, जब जब हमारे सांसद को भारी बहुमत मिला, किसी राजनीतिक दल को भारी बहुमत मिला, वो पागल सांड हो गया और फिर उसने जिस हिसाब से रोंदना शुरू किया, ना फिर वो विधायिका को मानता है, ना वो कार्यपालिका को मानता है। कार्यपालिका माने गुलाम हो चुकी है, कार्यपालिका राज दरबार की नर्तकी हो गई है। जब राजा का मन कहे वो नृत्य करने लगती है, उसे कानून से कोई मतलब नहीं। जबकि कार्यपालिका का काम इतना बड़ा है कि यदि राजा भी गलत काम करे, यदि सत्ताधीश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आपका मेयर यदि गलत काम करने के लिए कहे, तो अधिकारी उसको संविधान का हिसाब बताता है कि साहब आप सोच सही रहे हो, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये संविधान में नहीं बैठता। या आपके पार्टी की विचारधारा होगी, लेकिन संविधान जिसका मैं रक्षक हूं, जो मेरा काम है, मैं ये टैक्स पेयर्स के पैसे से मुझे सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, ये मेरा काम है कि मैं संविधान के हिसाब से आपको बताऊं। क्योंकि हो सकता है कि आपको संविधान का ज्ञान नहीं हो, क्योंकि जैसा बाबा साहब ने कहा था कि मैं भिखारी को भी राजा बनाता हूं, तो कोई किसान मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई अनपढ़ बन सकता है। ऐसे को यदि कोई कहे कि ये होना चाहिए, तो अधिकारी कहते कि नहीं हो सकता सर, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। और इसके बाद उसने जबरदस्ती किया तो न्यायपालिका कहती है कि गलत किया, इसको वापस ले लो। ये सिस्टम है हमारे यहां। लेकिन जब आपने कार्यपालिका को अपने दरबार में नृत्यांगना बना दिया, तो उसकी इतनी औकात नहीं ये कहे कि साहब ये गलत हो गया। जब नोटबंदी हुई, मेरे बहन ने नोटबंदी का जिक्र किया,
नोटबंदी हो गई तो तब का मेरा जो गवर्नर था आरबीआई का, तब क्यों चुप था? इस्तीफा देने के बाद बोलता है कि मैंने अपोज किया था। तब क्यों चुप था? क्या मजबूरी थी? बोलता ये गलत हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा उसको उठा के फेंक देते बाहर। उसने भी अपना कार्यकाल पूरा किया और फिर एक्सटेंशन नहीं मिला तो कहता है कि नोटबंदी गलत थी। क्यों मेरे सेना का बड़ा अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद कहता है कि अग्निवीर गलत था? तो महामहिम, जब आप उस चेयर पे बैठे थे तो अग्निवीर आपने होने कैसा दिया? एक पागल यहां बैठ के यदि आपको आदेश दे रहा है, आप तो पागल नहीं हो आदेश लेने के लिए। यह अधिकार तो आपको चाहिए था, आप उठ के खड़े होते और कहते। इस देश में मैंने ऐसे अधिकारी देखे हैं जिनके 2 साल में 4 बार ट्रांसफर होती है, लूप लाइन पे पड़े रहते हैं। मुझे तो पहले ही समझ में नहीं आता लूप लाइन क्या होता है। बोले कमजोर डिपार्टमेंट में दिया। अरे कमजोर डिपार्टमेंट होता है? कमजोर डिपार्टमेंट क्या, माल खाने वाला डिपार्टमेंट। माल खाने वाला डिपार्टमेंट चाहिए, इसलिए पैर चाटते, जूते चाटते हैं अधिकारी। और फिर उसके बाद न्यायपालिका आती है। क्या मेरी बहन को न्यायपालिका से आशा होगी? लेकिन चंद जुमले देने से और चंद टिप्पणियां करने से और साल में 2 निर्णय सलाह सरकार के खिलाफ देने से क्या न्यायपालिका अपना दायित्व पूरा कर रहा है? चुनाव के समय जब आचार संहिता लागू होने के बाद यदि ईडी सीबीआई लगातार विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही है तो न्यायपालिका देख नहीं रही है। दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि हमको चुनाव से मतलब नहीं है। चुनाव से मतलब नहीं तो न्यायपालिका क्यों है? प्रजातंत्र है इसलिए न्यायपालिका है, और प्रजातंत्र इसलिए है कि चुनाव है, और चुनाव है तो चुनाव में विपक्ष भी लड़ेगा। क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री भाग के जाएगा? अरे जो भाग के गए उनको तो आपने जाने दिया। विजय मल्ल्या के बाप का क्या गया? इधर का पैसा खाया, प्रॉपर्टी छोड़ी, दुगनी प्रॉपर्टी लंदन में लेके अय्याशी कर रहा है। क्या कोई राजनेता, क्या हेमंत सोरेन, केजरीवाल, ये क्या अंग्रेज लंदन में भाग के वहां क्या चुनाव लड़ेंगे? इनको तो चुनाव ही लड़ना है। ये भारत छोड़ ही नहीं सकते। तो डर किस बात का? 100 करोड़ का स्कैंडल, 200 करोड़ का स्कैंडल है। 200 करोड़ कहां है? आपके इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने हजारों करोड़ खा गए, लाखों करोड़ आपने बैंकों के कर्जे माफ किए उद्योगपतियों को। गिने चुने 2-4 उद्योगपतियों के यहां देश बेच रहे हो आप, और आपको भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रही है। मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं। कौन से भ्रष्टाचार की? आप भ्रष्टाचार की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हो कि आपको भ्रष्ट लोग चिन्हित करना है, और वो इसलिए चिन्हित करना है कि आपको सारे भ्रष्ट आपके गोद में बिठाना है। अजीत पवार 70,000 करोड़, मेरे गोद में आ जाओ। नारायण राणे, मेरे गोद में आ जाओ। छगन भुजबल, मेरे गोद में आ जाओ। हेमंत विश्व शर्मा, मेरे गोद में आ जाओ। तो ये भ्रष्टाचार की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचारी ढूंढे जाएं, और उसमें से लोग उठा उठा के अपने गोद में लिए। इस किस मुंह से बात करते हैं हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं? किसी ने मुझे पूछा दिल्ली में, पत्रकारों ने, कि बोले अजीत पवार को जब सहकारिता का कोई फंक्शन था पूना में, आदरणीय अमित शाह जी उनको बुके दे रहे थे और बोल रहे थे दादा आपने देरी की आने में। तो बोले इसके मायने क्या है? दादा आपने देरी की, सरकार तो इनकी बन गई थी, सरकार तो गिरने वाली नहीं थी, तो देरी की। मैंने बोला यार मैंने भी सोचा इस पे, लेकिन अब मैं एक ही नतीजे पे उतरा हूं। गुजरात में एक मधेपुरा बैंक था। उस बैंक ने 1600 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उस बैंक के डायरेक्टर आदरणीय अमित शाह थे। उनको ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, उनको शर्म आ रही थी कि देखिए मैं गुजराती आदमी इतना बड़ा ताकतवर और सिर्फ 1600 करोड़, ये अजीत पवार 70,000 करोड़। तो ये ट्यूशन लेने के लिए इन्होंने बुलाया कि अजीत जी आप पहले आते तो हम भी 1600 के जगह 1 लाख करते। ये कंपटीशन है इनकी। इनके पास जवाब देने के लिए बात नहीं होती। तो ये अभी प्रधानमंत्री इसी महाराष्ट्र की भूमि पे, विदर्भ के भूमि पे अभी भाषण देके गए
कि संविधान को मैंने देश पे लागू किया। कांग्रेस ने संविधान 70% लोगों को लागू किया। बाबा साहब जहां भी होंगे मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे। अरे तू बाबा साहब का नाम मत ले। बाबा साहब का अपमान तो तू रोज कर ही रहा है। जितने बार बाबा साहब आंबेडकर का नाम ये लोग लेंगे उतने ज्यादा बाबा साहब अपमानित होंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। उसका कारण है क्या किया 370 में। मेरी बहन वकील है, वो बता सकती है। संविधान में धारा 370 जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये निर्णय दिया संविधान पीठ ने कि धारा 370 अस्थाई नहीं है, स्थाई है। धारा 370 आप रद्द नहीं कर सकते। ये सारे देश में गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 370 हटाई, 370 हटाई। 370 वही है संविधान में जहां थी। 370 धारा का प्रोविजन अंग्रेजों के समय से था। जब राजा हरि सिंह ने अंग्रेजों के साथ पैक्ट किया तब एक प्रोविजन था कि हमारे जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे, बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये पंजाबी और हिमाचल के लोग जो आएंगे पंजाब के और उधर से लोग, वो मेरे यहाँ करेंगे तो मेरे लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए जब देश आज़ाद हो गया तो ये टेम्पररी जोड़ा गया। आप संविधान का पुराने भाषण देखिए, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपके सामने। जब संविधान देश ने स्वीकृत किया तब धारा 370 के नीचे ब्लैंक था, कुछ लिखा नहीं था, क्योंकि बाद में ये तय हुआ था कि धीरे धीरे 370 के अंडर क्या होगा ये देखेंगे। 370 लागू हुआ। 370 लागू होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तथाकथित 370 हटाने तक 37 बार 370 अमेंड हुआ है। 38वीं बार इन्होंने किया और 37 बार जो अमेंड हुआ उसमें धीरे धीरे सदरे रियासत ये पद हुआ करता था। राष्ट्रपति होते थे वहां के राजा, मतलब वहां के गवर्नर राष्ट्रपति बोलते थे उनको, और वहां के चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री, वो हटा दिया। उनकी अलग चुनाव आयोग था, वो हटा दिया। चंद्रशेखर जी के टाइम पे तो वहां पे सीएजी भी पहुंचा दिया। और अब 370 में बचा क्या था? कुछ नहीं, खोखला हो गया था। 370 में एक चीज बची थी, वो थी लैंड वाला मामला, कि बाहर कोई जमीन खरीद नहीं सकता बाहर का आदमी। और एक प्रोविजन था जो ये सरकार, ये मूर्ख सरकार, क्योंकि ये अकल से काम नहीं करते और किसी को सुनते भी नहीं किसी की, उन्होंने जो बी क्लॉज एबॉलिश किया उसमें सरकार ने अपने पैरों पे पत्थर मार दिया। 370 का बी क्लॉज ये कहता है कि केंद्र सरकार बगैर राज्य सरकार के परमिशन से अपनी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज सकता है, नहीं तो केंद्र सरकार किसी भी राज्य में बगैर राज्य के परमिशन के फोर्सेस भेज नहीं सकता। जब किसी ने इनको कहा कि तुमने मूर्खों जैसी वहां बड़े बड़े ऐलान किए, ये तो तुम्हारे पैर कटवा दिए, तब इन्होंने जाके वहां पर यूनियन टेरिटरी बनवाई है, केंद्र शासित प्रदेश, ताकि अपने उस अधिकार को बचा दे। और ये जो धारा जो बी है, सेक्शन बी, ये भी इनकी औकात नहीं थी हटा दे, क्योंकि सेक्शन बी हटाने के पहले भी विधानसभा की परमिशन लेने की जरूरत है जम्मू कश्मीर के। तो इन्होंने धारा 370 के जगह एक और धारा है, वहां पर आर्टिकल 367 में अधिकार होता है केंद्र सरकार को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करे। उस अधिकार में इन्होंने एक क्लॉज डी जोड़ा, और वो डी क्लॉज ये कहता है कि यदि विधानसभा भंग है तो राज्यपाल को विधानसभा के अधिकार माने जाए। पहले इन्होंने 367 में डी जोड़ा, विधानसभा भंग की, राज्यपाल को अधिकार दिए, राज्यपाल से तुरंत रात को लेटर मंगवाया कि मेरी अनुमति है, और फिर सेक्शन धारा 370 का एक सेक्शन बी हटाया।
और एक भी सेक्शन हटाने पे इतना इतरा रहे हैं मानो इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। और इनके अंधभक्त को भी लगता है कि जम्मू कश्मीर तो पहले जम्मू कश्मीर की हालत थी, जम्मू कश्मीर में जाने के पहले वीजा लगता था, पास बनता था, लेकिन वो भी खत्म हो गया था। धीरे धीरे विभिन्न सरकारों ने 37 अमेंडमेंट लाके, लेकिन किसी सरकार ने इसका क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के आवाम को एक मैसेज देना चाहते थे, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारा हिस्सा है, तो कुछ काम हम आपके लिए कर रहे हैं, आप इसका बुरा मत मानिए। और इन्होंने 370 को इलेक्शन अभी भी चिल्लाते फिरते हैं 370 हम ही कर पाए। अरे तुमने क्या किया? एक डेड बॉडी थी, डेड बॉडी को उठा के जला दिया, बोलते हमने उसका वध किया। अरे वध तो कोई और कर चुके थे उसका, एक डेड बॉडी जलाने के बाद भी वध करने का क्रेडिट लेते हैं, इतने नालायक लोग हैं ये। और उसके बाद संविधान की धज्जियां तो ये उड़ाते हैं। क्या संविधान में न्यायपालिका की आजादी नहीं रखी थी? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है कि न्यायपालिका ये आजाद होनी चाहिए। इन्होंने एक बिल लाके सारे न्यायमूर्तियों का अपॉइंटमेंट किया, क्या हुआ उसका? सुप्रीम कोर्ट ने ढांचे के नाम पे खत्म कर दिया। अब हमारे उपराष्ट्रपति बार बार वो जो 13 संविधान पीठ का बेंच का डिसीजन था कि आप कितना भी अमेंडमेंट करिए, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते। अब हमारे एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, एक महिला के व्यभिचार के उनके ऊपर आरोप थे, खुद ही अपनी ही इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन बने, अपनी इंक्वायरी खुद की और खुद ही को बोल दिया कि मैंने नहीं किया, और सबने तालियां बजाई कि बरी हो गए, बरी हो गए। फिर राम मंदिर का मसला आया, फिर सरकार के सामने बंदर बन के नाचते रहे, और राज्यसभा जैसे छोटे से बात पे बिक गए लोग। तो न्यायपालिका से मुझे ज्यादा, कई बार मैं बोलता हूं कि न्यायपालिका भी नेतागिरी में उतर आई है। सुनवाई के दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, अपने को लगता है कि आज फिर लताड़ा, हम रोज स्टोरी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने फिर लताड़ा। जब डिसीजन आता है, अरे क्या हो गया, सरकार के फेवर में दे दिया, तो इतना देर बोला वो मूर्ख बनाया, सिर्फ हेडलाइन ली। वहां पे भी मिलावट हो चुकी है। विधायिका में तो कोई किसी को बोलने का अधिकार नहीं। अभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करती थी, आप बड़े आदर्शवाद के साथ सोच रही हो। अरे यहां पे सिवाय अमित शाह के कोई मंत्री बोलने की औकात नहीं रखता, कोई मंत्री बोल नहीं सकता कि मेरे डिपार्टमेंट में क्या है। प्रधानमंत्री आने के बाद स्टूडेंट जैसे खड़े होते हैं, वो कोई भी तुगलकी फरमान छोड़ते हैं और उस तुगलकी फरमान को ये सर हिला के नंदी बैल जैसे यस सर करते हैं। इन लोगों से अपेक्षा है, जहां कैबिनेट की खुद की औकात नहीं रही होगी, वह लीडर ऑफ अपोजिशन की क्या औकात होगी। विपक्ष में जो लोग थे वो सत्ता भोग चुके हैं। अरे जब सत्ता भोगी तो थोड़ा लिहाज करते खाते समय, इनके पेट का अंदाज ही नहीं है। सालों मंत्री रहे, खाते जाएंगे। अरे भाई 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख करोड़ 5 लाख करोड़, क्या करेगा भाई पैसे का, क्या करेगा पैसे का। और जब ईडी पहुंचती है तो फिर पूछ लाते हुए बोलते कि वो हमको उधर जाना पड़ेगा। और रातों रात उनको समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी विकास का द्योतक है, देश को विश्वगुरु बना रहे हैं, 3रे नंबर पे अर्थव्यवस्था है। तो आज ये जो चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, मेरा आने का मकसद, बाबा साहब को श्रद्धांजलि तो मैं घर दे सकता हूं, यहां आने का मतलब नहीं। मैं इंदौर में मेरा बहुत सारा कार्यकाल गया, महू में उनका जन्म स्थान था, वहां भी जा सकता हूं। मेरा यहां आने का मकसद ये था कि 50 लोग सुने, लेकिन बात दिल में लेके चले। गधे घोड़े चूहे बिच्छू को चुनाव में मत वोट करो, वर्तमान सरकार को सत्ता से हटा दो। मैं बता रहा हूं आपको, मैं भाजपा विरोधी नहीं हूं। मेरे पूरे पत्रकारिता में सबसे ज्यादा संबंध यदि मुझे किसी से रहे हैं तो भाजपाई नेताओं से रहे, क्योंकि पत्रकार हमेशा विपक्ष के साथ होता है, और ये सालों विपक्ष में रहे तो हमारे संबंध रहे।
आज सत्ता पक्ष में आने के बाद ये इतने खुखार होंगे ये हमने नहीं सोचा था। हमने अटल जी की सरकार देखी, हमने कुशाभाऊ ठाकरे की अध्यक्षता में बनती हुई सरकारें देखी, हमने अडवाणी जी की सरकार देखी। अब हमको लगता था कि अडवाणी जी बड़े कड़वे हिंदुत्व वाले हैं। आज पता पड़ा अडवाणी का हिंदुत्व तो पांचट निकला। तो अडवाणी कहते थे कि भाई ऐसा मानो ये तो डंडा लेके मारने लगा है, जब तक नहीं बोलोगे हाँ तब तक मारता रहूंगा। तो बचना इससे है, ये जन जागरण का काम है। हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम उनको मतलब धन्यवाद देते हैं बाबा साहब को। किस लिए धन्यवाद देंगे बाबा साहब को? क्या हम धन्यवाद देने लायक है? जिस आदमी ने अपने जीवन में पूरा संघर्ष करके, अरे वो बैरिस्टर एट लॉ, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट था, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन हो सकता था, लंदन में होता तो आज पता पड़ता कि आंबेडकर नाम का इतना बड़ा कॉरपोरेशन खड़ा है कि जिसका टर्नओवर बिलियन और ट्रिलियन डॉलर में है। बाबा साहेब आंबेडकर को सिर्फ आप दलित नेता या बाबा साहेब आंबेडकर को जब आप सिर्फ संविधान से जोड़ते हो तो कई बार दया आती है। बाबा साहब जैसा अर्थशास्त्री आज भी पैदा नहीं हुआ, आज भी। किताबें पढ़िए बाबा साहब की। मुझे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और रिजर्व बैंक में जाधव, नरेंद्र जाधव रिजर्व बैंक में थे, जब मीटिंग हुई तो मोदी जी ने कहा, मनमोहन सिंह ने, वो खुद इकोनॉमिस्ट थे, उन्हें आरबीआई के डायरेक्टर्स के कहा कि ये दो चीजें हैं, इसका हल ढूंढना है, नहीं मिल पा रहा है। तुम सब इकोनॉमिस्ट हो, प्रयास करो, इसको मुझे 15 दिन के अंदर हल चाहिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सब लग गए काम पे, किसी को हल नहीं आया। एक सप्ताह बाद फिर दिल्ली मीटिंग हुई। अगले सप्ताह एक कागज पे नोट दिया नरेंद्र जाधव ने। मनमोहन सिंह उछल गए, बोले, मिस्टर जाधव, यू आर डन अ ग्रेट जॉब, क्या सोच है तुम्हारी। लेकिन नरेंद्र जाधव ईमानदार थे। उनने एक किताब निकाली और किताब का पन्ना एक उन्होंने अंडरलाइन किया था। बोला, सर ये नोट वही है। बोले, व्हाट इज दिस? बोले, दिस इज द बुक रिटन बाय बाबा साहेब आंबेडकर ऑन इकोनॉमिक्स। उस जमाने में लिखा हुआ किताब आज भी भारत की समस्या को समाधान देता है। वो ऐसा विदुषी था। ये हो जाते हैं ये लोग, लेकिन आज हम क्या उनको धन्यवाद देने के लिए, या हमारी औकात भी है आज हम उनके माला चढ़ाएं? कोई 5000 की माला चढ़ाएगा, कोई नोटों की माला चढ़ाएगा। माला महत्वपूर्ण नहीं है, माला चढ़ाने वाला कौन है ये महत्वपूर्ण है। क्या हम आज संविधान, डूबते हुए संविधान को देख रहे हैं? क्यों हमारी आवाज नहीं उठती? एक विवेक देबराय है और कौन से पद पे है? भारतीय अर्थनीति कैसी होनी चाहिए ये एडवाइस देता है प्रधानमंत्री को एक काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। उसका चेयरमैन है, अध्यक्ष है विवेक देबराय। और वो नालायक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखता है कि संविधान बेकाम हो गया, ये संविधान किसी काम का नहीं है। और वो कहता है कि अब ये संविधान फिर से लिखने की जरूरत आ गई है। द न्यू अमेंडमेंट वॉन्ट डू। अभी फिर से कोई अमेंडमेंट करना चाहोगे तो अब ये संविधान किसी काम का नहीं रहा। जैसे बोलते हैं ना, अब स्कूटर ये रिपेयर करने लायक नहीं रहा, मैकेनिक को बोलते अब ये स्क्रैप ही हो, इसको तो अब भंगार हो गया। इसी भाषा में बोल रहा है वो कि न्यू अमेंडमेंट्स वॉन्ट डू एनीथिंग, मतलब नए कुछ भी तुम संशोधन किसी काम नहीं करेंगे। अभी वी शैल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हमें फिर से उसी जगह जाना होगा जब संविधान देश में नहीं था, और फिर से संविधान लिखना शुरू करना होगा। आगे वो महामूर्ख लिखता है, व्हाट दीज वर्ड्स इन द प्रिएम्बुलेंस मीन्स नाउ। जो हमारा प्रथम पन्ना है
उसमें कुछ शब्द है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी। ये शब्द जान है संविधान की, ये भारतीय समाज की समानता की जान है, ये बाबा साहब आंबेडकर के पूरे जीवन का निचोड़ है ये शब्द। और वो कहते हैं कि ये शब्द किसी काम के नहीं है, इसको फेंक दो उठा के, और हमें एक नया संविधान, वी द पीपल हैव टू गिव अवर सेल्फ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये लेख छपने के बाद जब सवाल जवाब होने लगे तो सरकार ने एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया, ये उनके निजी विचार है, हमारा कोई लेना देना नहीं। जो आदमी संविधान में विश्वास नहीं रखता हो वो इतने बड़े ओहदे पे इस देश पे कैसे बैठे हैं? मोदी जी जवाब दे। नहीं तो मोदी जी जिस संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री बनते हैं वो शपथ ही खोखली है, झूठी शपथ लेते हैं आप। क्योंकि संविधान में विश्वास नहीं होने वाले लोगों को यदि आप साथ रखते हो तो ये आपकी बहुत पुरानी संघ की स्ट्रेटेजी है। पहले दो लोगों को छू करके देखते इसका रिएक्शन कैसा आता है। ज्यादा बुरा आया तो बोलते ऐसी है, हमारा कोई लेना देना नहीं इससे, और ठीक हो गया तो पूरे सब लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आज लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमको 407 इसलिए चाहिए, 400 पार इसलिए जाना है कि हमें संविधान बदलना है। क्या हम लोग ये सुन नहीं रहे हैं? नया संविधान क्या आएगा? मुझे लोग कहते कि संविधान का ड्राफ्ट बन गया है अशोक जी। मोदी जी बाद में आए दिल्ली में, उनके पहले से हम दिल्ली में हैं, हमारे संबंध अधिकारियों से भी है। बोलते हैं संविधान का ड्राफ्ट तैयार है अशोक जी, संविधान आएगा तो फिर मनुस्मृति आएगी, फिर हेमंत विश्व शर्मा का वो ट्वीट याद कीजिए, एक गीता का श्लोक, रोज ट्वीट करने की आदत है उस आदमी को। एक दिन उसने ट्वीट किया गीता का श्लोक और नीचे अर्थ लिखा कि इस श्लोक का अर्थ यह है कि सभी सवर्णों की सेवा करना यह दलितों का कर्तव्य है। 3 दिन तक ट्वीट पड़ा रहा। मेरे ऑफिस में हमने कहा कि इसको वॉच करो 3 दिन तक, ये विड्रॉ करता है क्या। 3 दिन बाद चौथे दिन जब हमने हंगामा शुरू किया, उसके बाद वो कहता है कि वो गलत ट्रांसलेशन हो गया था, आई विड्रॉ माई ट्वीट। वो ट्वीट देख के वो देख रहे थे कि इससे कितना फर्क पड़ता है। आज हम देख रहे हैं, चलो बुद्ध की ओर। बाबा साहब कह रहे हैं 8 अप्रैल, आज 12 अप्रैल है, 4 दिन पहले गुजरात गवर्नमेंट का एक सर्कुलर है। गुजरात में गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 एक कानून है। उस कानून के तहत किसी मुसलमान या क्रिश्चियन को कन्वर्ट करना है तो डीएम की, कलेक्टर की परमिशन की जरूरत है। ये उन्होंने इसलिए कहा था कि जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाए जाते, जबरदस्ती मुस्लिम बनाए जाते। वो 8 तारीख का सर्कुलर कहता है कि मुसलमान और क्रिश्चियन के साथ साथ बुद्ध धर्म में भी जाने वालों को कलेक्टर का परमिशन लेना पड़ेगा। ये पत्र है 8 तारीख का, झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या आज बाबा साहब ने जो किया वो गलत किया? जो दीक्षा भूमि में दीक्षा ली, गलत की? क्यों दीक्षा ली? क्यों बाबा साहब को यह बोलना पड़ा कि मेरा जन्म किस कास्ट में होगा, किस धर्म में होगा, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मरूंगा किस धर्म में, ये तो मेरे हाथ में है। क्या बाबा साहब को यह पता नहीं था हिंदू धर्म में कुरीतियां क्या है? क्या बाबा साहब इतने साल तक इंतजार क्यों करते रहे? क्योंकि बाबा साहब को लगा संविधान आया, सरकार के पास ताकत आ गई, समाज में हम सुधार करेंगे और ये सनातनी धर्म वर्ण व्यवस्था समाप्त होगी। लेकिन जीवन के अंत में उनको समझ में आ गया कि ये फूटे घड़े में पानी डाल रहे थे। ये तमाम नेता चुनावी राजनीति में ये धर्म और जाति बनाए रखेंगे क्योंकि ये इनके एटीएम है चुनाव के। और अंत में फिर उन्होंने दीक्षा ली। आज बाबा साहब जिंदा होते तो उन्हें भी कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती। आज गुजरात की सरकार के मायने ये हैं, दलित दलित रहेगा, हम तुमको दलित होने की वजह से जीने नहीं देंगे और हमारा कानून तुम्हें बुद्ध होने नहीं देगा। करो करना सो जो कर लो। ये हो रहा है। आज आप दलितों की बात करते हैं, गॉगल पहनने से गुजरात में दलित पीटा जाता है। एक दलित लड़की ने
पानी पिया नदी का, तो सवर्णों ने उसको मारा क्योंकि तूने नदी झूठी की, तेरी औकात कैसी कि तू दलित होते हुए। दलित लड़की का बलात्कार हो जाता है और बेटी को न्याय नहीं मिलता, इसलिए बाप आत्महत्या करता है ताकि आत्महत्या की खबर से कुछ तो हलचल होगी। ये वस्तुस्थिति है। योगी आदित्यनाथ हमें यहां के ज्ञान देते हैं कि कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तुम कानून व्यवस्था की बात करोगे, स्वयं के ऊपर कितने केसेस थे। पहला मुख्यमंत्री देखा मैंने, मुख्यमंत्री बनते से अपने खिलाफ केसेस सारे खाली कर दिए। क्यों डर भाई? लड़ता केसेस, कोर्ट में जाता, तू यदि बिल्कुल बेकसूर है तो कोर्ट न्यायपालिका पे विश्वास रखना चाहिए था। क्यों सरकार को कह के अपने केसेस रद्द करवाए? और केसेस कैसे थे? कुछ केसेस तो बहुत ही सीरियस थे, दंगे करवाने के। ये हमें बताएंगे कि मैं कैसा बुलडोजर चलाता हूं। मुलायम ने 3 दिन जेल में डाल दिया था, पार्लियामेंट में रो रो के पार्लियामेंट का फ्लोर गिला कर दिया था इस आदमी ने। और ये भाषण में कहता है कि मैं माफिया की पैंट गिली करता हूं। और तेरा क्या क्या गिला होगा कौन बताएगा? इसलिए मैंने कहता हूं कि ये मुझे पढ़ा लिखा दुश्मन अच्छा लगता है। पढ़ा लिखा है, अनपढ़ गवार दोस्त बहुत तकलीफ वाला होता है। ये बंदर के हाथ में वस्तुरा है, वो किसको कब मारेगा पता नहीं। और अब 2024 का समय आया है। मैं किसी राजनीतिक, जैसा मेरी बहन ने कहा कि वो राजनीति के विषय में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको वोट दो उसको वोट दो, बस इनको वोट मत दो। क्योंकि इनको वोट दिया तो आपने आने वाला भविष्य लिख दिया। मैं कई बार कहता हूं कि श्राद्ध के दिन माँ बाप के फोटो के सामने लोग पूजा करते हैं। समय आएगा श्राद्ध के दिन अपने बच्चे जूते निकाल निकाल के फोटो को मारेंगे कि हमने सुना था यहां लोकतंत्र हुआ करता था, बड़े मुश्किलों ने लोगों ने शहादत दे के लोकतंत्र लिया है, और तुम कमीनों ने 2 गुजरातियों के हाथ में देश बेच दिया। कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत चीजें हैं। एक एक विषय पे बोले तो मतलब झूठ 2014 से इन्होंने मुंह खोला तो झूठ बोलने के लिए। ये झूठ बोलने का, लफबाजी का अमृत काल है, फोकनाड्या मारण्याचा अमृत काळ आहे हा। त्यामुळे सावध रहा। किती जरी चांगला असला, तुमचा सक्का भाऊ जरी तिथे लढत असला, तर या कमळाबाई पासून दूर रहा। ये कमल जो है ना, ये छलावा है, दिखता खूबसूरत है, जब तोड़ने जाओगे तो कीचड़ के दलदल में फंस जाओगे। हमें कीचड़ में जाना नहीं है और देश को कीचड़ होने से बचाना है। इसलिए बाबा साहब की जयंती है, आज से प्रोग्राम चालू हो गया। मैं 13-14 लगातार प्रोग्राम है। मैं यही कह रहा हूँ कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि 2024 में जब जयंती आएंगी तो हम चौड़ा सीना होकर बाबा साहब की प्रतिमा को हार पहनाएंगे 25 को, 2025 में। ऐसा न हो कि 2025 में हम जयंती मनाने लायक भी नहीं बचे। हमें सिवाय हनुमान जयंती और राम जयंती के कुछ मनाने की परमिशन भी न हो। तो ये बहुत बड़ा संक्रमण काल है। इसे मात्र 30 सेकंड का बटन दबा के, कोई मेरा रिलेटिव है, मेरे जाति का है, मेरे धर्म का है, वो प्रकाश आंबेडकर ने ऐसा कहा इसलिए करो, उसने फला ने कहा इसलिए, किसी कहने में मत आओ भाई। नोटा का बटन दबा के निकल आओ, नोटा का बटन दबा के निकल आओ, लेकिन इन्हें वोट मत दो। और ये स्थिति पूरे देश में है। मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में मैं घूम रहा हूँ, लोग नाराज है। मैं अभी बेरोजगारी, महंगाई पे तो बोल ही नहीं रहा हूँ, वो तो नियति हो गई। किसान की आत्महत्या करना नियति हो गई, गरीब का भूखा सोना नियति हो गई। यदि 81 करोड़ गरीब को 5 किलो अनाज दे के ये भूख का सोने से रोकता है, तो मेरा सवाल ये है कि 81 करोड़ को तुमने इस लेवल में लाया क्यों कि 5 किलो अनाज के भीख पे वो जिंदा रहे? तुमने देश के किसानों को लाए क्यों स्थिति में कि 500 रुपए महीने की भीख लेने के लिए उसको बैंक में जाना पड़े? इस देश को भिखारी किसने बनाया? मेरे मतदाताओं को भिखारी किसने बनाया? अरे ये मुगलों के टाइम पे भी भीख नहीं मांगता था, अंग्रेजों के टाइम पे इसने भीख नहीं मांगी। देश आजाद हो गया, संकट में था, अमेरिका से लाल और पीला गेहूं आता था, वो खा के इसने संघर्ष किया।
अपने बलबूते पे खड़ा हुआ। ये 2014 के बाद आजादी सिर्फ कंगना राणावत को मिली होगी, क्योंकि उसकी भी पढ़ाई उतनी ही है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में कहीं की होगी डिग्री, प्रधानमंत्री के ही कॉलेज में। तो इन मूर्खों के ग्लैमर आने के बजाय और इनका जो इमोशनल होता है कि मैं गरीब का बच्चा, भगवान करे पूरा भारत यदि ऐसा ही गरीब हो जाए तो मैं बोलता हूँ सोने की चिड़िया कहलाएंगे। लाखों रुपए का सूट बूट पहनने वाला, लाखों के प्लेन में घूमने वाला ये गरीब का बच्चा, अब भैया तुम जहाँ से आए हो वहीं चलो। उन्होंने कहा था मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी आप झोला उठा के चले जाइए, जाने के पहले हमारे हाथ में कटोरा मत दीजिए। बस यही हाथ जोड़ के विनंती, फिर से मैं विनंती करता हूं, मतदान के लिए जाइएगा, क्योंकि मतदान न करना यह भी एक गलत बात है। मतदान के लिए जाइएगा, आप इनको मत दीजिएगा, बाकी आप फ्री है, जिसको देना चाहो दो, तो ही ये देश बचेगा। मेरा यहाँ आना भी सार्थक होगा, क्योंकि मुझे भी पत्रकारिता करके ये बोलना बहुत जान पे आता है, 1 घंटा बोलना। लेकिन क्या करूँ, एक तो 110 किलो का वजन और 1 घंटा खड़ा रहना, तो ये सब मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैंने जिंदगी जी ली, हम सब ने जिंदगी जी ली बैठे हुए। ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनके बच्चों के बारे में सोचो। यदि हमारे पीढ़ी के बारे में हमने नहीं सोचा तो हमसे बड़े नालायक कोई नहीं है। एक आदमी पूरे देश के बारे में, पूरे समाज के बारे में उसने सोचा, और आज चौड़ा होकर समाज 1947 की स्थिति और आज की स्थिति देखिए क्या है। आज हम जयंती साजरी कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं और इनको मजबूर कर रहे हैं कि ये बाबा साहब का नाम ले, लेकिन दुर्भाग्य से इनके लिए बाबा साहेब आंबेडकर चुनाव के दौरान का एटीएम है, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं। इन्होंने आंबेडकर, यदि चैलेंज है इंग्लिश में आंबेडकर लिख के दिखाओ तो लिख भी नहीं पाएंगे, जितना मैं इनका क्वालिफिकेशन जानता हूं ये दोनों तीनों का। और नारायण राणे तो आंबेडकर पूरा बोल भी नहीं पाएगा, इसी गारंटी है मेरे को। ये हमारा दुर्भाग्य कि ऐसे लोग बैठे हैं। ये अमृत काल नहीं है, ये विष काल है। और इस मंथन में अब समय आ गया है कि इस राजनीतिक, ये लोकतंत्र के मंथन में 75 साल के मेहनत के बाद विष निकला है। ये विष समाज को खत्म करेगा। हमें शिव बन के उस विष को ग्रहण करना होगा, अपने गले में रखना होगा। वो तपश्चर्या हमको करनी होगी, और वो तपस्या करने के लिए 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इनको 200 पार कर दो पीछे के तरफ, तो इसी बीजेपी में अच्छे लोग निकलेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, इसी भारतीय जनता पार्टी में बहुत पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या करें, किसको बोलेगा? क्योंकि सारे लोग, खासकर ब्यूरोक्रेसी में, हमेशा कहता हूं, महात्मा गांधी के बंदर हो चुके हैं। ना मोदी के बारे में बुरा सुनते हैं, ना बुरा कहते हैं, ना बुरा देखते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ आया। आयोजकों का एक बार फिर से धन्यवाद, क्योंकि मुझे तुरंत नागपुर भागना है, सुबह का फ्लाइट है मेरा। तो आप आए, आपने सुना। कहने वाले तो होते हैं, सुनने वाले भी नहीं मिलते आजकल। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये मेरा, मैं नेतागिरी तो करता नहीं, लेकिन आज प्रसंग ऐसा है कि मुझे लगा कि हम नारे लगाएं और इसकी सांगता करें। मैं कहूँगा जय भीम जय संविधान, आप कहेंगे जय भीम जय संविधान। यही एक जयकारा शायद कुछ सोए हुए लोगों को भी जगा देगा, यही मुझे लगता है। जय भारत जय महाराष्ट्र बहुत हो गया, वो नेताओं के लिए छोड़ दिया हमने।